Good morning, students. Myself Adit Solanki. Welcome to Vinapani online classes. I am your social science teacher, and this is your first video of chapter 2 of history, the establishment of company rule. In previous video, we discussed about the chapter first of civics, means social and political life. उस चैप्टर को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में खत्म कर दिया था और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई, कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स आई, किस टाइम पीरियड पे आई, और कैसे आगे चल के ब्रिटिश ने मोनोपोली हासिल की पूरे इंडिया पर, एकाधिकार जमाया अपना। वन बाय वन सारे जो भी इंसिडेंट घटे, कौन कौन से बैटल हुए उसके बीच में, क्योंकि जब हम लोगों को आप लोगों को ये पता होगा कि जब यूरोपियन पावर्स आ रही थी तो एक कोई कंट्री नहीं आई थी, 4 कंट्रीज आई थी। और वो सी रूट में या फिर इंडिया में ही ट्रेड के लिए उनके उनके बीच में एक राइवलरी चलती थी और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, काफ़ी झगड़े भी हुए जो कि बैटल का फॉर्म लेते थे बाद में। तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग सारे इंसिडेंट को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इन द प्रीवियस क्लास we briefly read about the Portuguese navigator Vasco da Gama who discovered the sea route between India and Europe in 1498. The Portuguese were followed by the Dutch, French, and English merchants who came to India to trade, especially in spices and textile. In this book, we shall understand the process of how one of these groups of European traders finally became the ruler of इंडिया। यानी कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगीज नेविगेटर वास्को ड गामा के बारे में, जिन्होंने सी रूट की खोज की थी जो कि इंडिया से यूरोप के बीच में था 1498 में। और उसी सी रूट को फॉलो किया डच, फ्रेंच और इंग्लिश मर्चेंट ने, व्यापारियों ने, हु केम टू इंडिया टू ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, जो कि इंडिया स्पाइसेस यानी कि मसालों और टेक्सटाइल के लिए आते थे, इनके व्यापार के लिए आते थे। और इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ हाउ वन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स फाइनली बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया, कैसे ये इनमें से एक ग्रुप इंडिया का रूलर बना। देन नेक्स्ट है आपकी हेडिंग मर्केंटिलिज्म। In the 17th and the 18th century, the European traders started protecting their country trade from foreign competition to increase the trade profit. This policy is known as mercantilism. These rulers sought for colonies where raw material could be bought cheap and finished product could be sold at a higher price. This quest for trade centers in different parts of the world led to intense rivalry and war on the land and sea. 17 और 18 सेंचुरी तक एक रेस स्टार्ट हो चुकी थी, एक कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। और सारी कंट्रीज एक ऐसी कॉलोनीज को ढूंढ रही थी, ऐसी कंट्रीज को ढूंढ रही थी, ऐसी प्लेसेस को ढूंढ रही थी जो कि उनको सस्ते सस्ते में रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराए और जिसका फिनिश गुड काफ़ी हाई रेट पे निकले, और यानी कि वो हाई रेट पे बेच सके, जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट हो। और इसी क्वेस्ट की वजह से, जो कि ट्रेड सेंटर के लिए इन लोगों ने किया था, इससे कई राइवलरीज स्टार्ट हुई, कई झगड़े स्टार्ट हुए, कई मतभेद स्टार्ट हुए, लैंड पे भी और सी पे भी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के बारे में, जो कि है आपकी कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC was a private company run by a board of directors. On 31st December 1600, the company was granted the right to trade exclusively in the East through a charter issued by Queen Elizabeth I. This charter only granted monopoly of trade but did not carry any directives of conquest of colonialism. सबसे पहले हम लोग इसके इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड का अधिकार 31 दिसंबर 1600 में मिला, जिसकी परमिशन उनको किसके द्वारा दी गई थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। बट इनको केवल ट्रेड पे मोनोपोली पाने का अधिकार था, किसी भी टाइप की कॉलोनी स्टेब्लिश करने का नहीं। सेकेंड पैराग्राफ है आपका, कैप्टन हॉकिंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड एट द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1609 to seek permission to set up an English trading center at Surat. Jahangir did not grant permission to Hawkins as the Portuguese were putting pressure on him not to grant permission. In 1612, Jahangir issued a फरमान, फरमान एक उर्दू वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम लोग परमिशन लेटर कहते हैं, टू द इंग्लिश एंड दे सेट अप दे एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। तो 1613 को और सूरत को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी या अपनी पहला ट्रेडिंग सेंटर कहाँ स्टेब्लिश किया? सूरत में। कब किया? 1613 में किया। सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, the King of England, to the Mughal court in 1615. He obtained permission from Jahangir to establish trading center factories in different part of the India. English established their factories at Agra, Ahmedabad, Baroda and Bhuj by 1619. Mughals welcomed the English to counterbalance the predominance of the Portuguese, and later the Dutch. Letter of the Dutch. The East India Company during the 17th century, basking on the goodwill they enjoyed with the Mughals, secured a profitable trade. It also traded in spices. The English developed market in Europe for a variety of Indian products including indigo, a blue dye, and they found a big demand of fine quality hand-loomed Indian textile as consumer economy prospered in Britain. After 1660, the demand of Indian fabrics such as chintz, calico, and muslin also increased rapidly. Captain Hawkins of the East India Company arrived at the royal court of Jahangir in 1609। कैप्टन हॉकिंस जो कि एक एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो जहांगीर के कोर्ट में इस टाइम पे, यानी कि कंटेम्प्रेरी जहांगीर मुगल साम्राज्य के सुल्तान थे, तो उनके कोर्ट में आए और उन्होंने परमिशन मांगी ट्रेडिंग सेंटर के लिए सूरत पे। जहांगीर डिड नॉट ग्रांट परमिशन टू हॉकिंस एज द पोर्चुगीज वर पुटिंग प्रेशर ऑन हिम नॉट टू ग्रांट परमिशन। जहांगीर ने उस टाइम पर परमिशन उनको नहीं दी, क्योंकि पुर्तगीज जहांगीर पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप उनको परमिशन मत दीजिए, क्योंकि पुर्तगीज भी ये नहीं चाहते थे कि उनको परमिशन मिले जिससे कि उनका कोई राइवलरी खड़ी हो। इन 1612 जहांगीर इशू अ फरमान। 1612 में जहांगीर ने एक फरमान इशू किया जिससे इंग्लिश को, यानी कि ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गई अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर सूरत में इस्टेब्लिश करने की, जो कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया सूरत में 1613 में। सर थॉमस रॉय केम टू इंडिया एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट का कौन थे? उस टाइप के इंग्लिश किंग थे, यानी कि ब्रिटिशर्स के किंग थे। टू द मुगल कोर्ट इन 1615 ही ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू एस्टेब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। उनको पहले सेंटर की परमिशन मिल गई थी। फिर थॉमस रॉय आए जो कि एम्बेसडर थे जेम्स फर्स्ट के, और उन्होंने बाकी जगहों के लिए भी परमिशन मांगी और उनको उसकी भी परमिशन मिल गई थी। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपने ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए, जैसे कि आगरा, अहमदाबाद और बड़ौदा। 1619 तक इनके टोटल 5 सेंटर एस्टेब्लिश हो चुके थे। मुगल वेलकम द इंग्लिश टू काउंटर बैलेंस द प्रीडोमिनेंस ऑफ पोर्तुगीज। अब जब ऑलरेडी पुर्तगीज थे ट्रेड लाइन में, तो मुगल को बुलाने की ज़रूरत क्या थी, या मुगल को परमिशन देने की ज़रूरत क्या थी? तो इसका बस इतना ही सा काम था कि अगर पूरा जो ट्रेड है अगर पुर्तगीज के हाथ में रहेगा तो
मुगल्स को वही करना पड़ेगा जो पुर्तगीज का है, और उनके डिमांड्स को मानना पड़ेगा हम लोगों को। बट अगर उनका एक और राइवलरी रहेगा तो वो एकाधिकार नहीं पा सकते किसी भी लाइन में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो जिससे एक बैलेंस बना रहेगा। एंड लेटर ऑफ द डच, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द 17th century, basking on the goodwill they enjoyed with the Mughal, secured a profitable trade. It also trade in spices, यानी कि वो स्पाइसेस पे भी ट्रेड करते थे। द इंग्लिश डेवलप्ड मार्केट इन यूरोप फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट, और इंग्लिश ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने एक अच्छी मार्केट बना ली थी यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट की, इंक्लूडिंग इंडिगो, और जिसमें कई सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट भी थे, जैसे कि इंडिगो जो कि ब्लू डाई थी, और काफ़ी ज़्यादा हैंडलूम प्रोडक्ट की, यानी कि जो हाथ से बुनी हुई चीज़ें होती थी, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी और यूरोप में इंपोर्ट की जाती थी। और अलग अलग टाइप के फैब्रिक की भी डिमांड बढ़ने लगी थी 1660 के टाइम के बाद से। Then the rise of British started in the Bengal when, from the early 18th century onwards, the trade of Bengal had grown very profitable for the East India Company. In 1690, Aurangzeb's Farman has granted the English the right to duty-free trade in Bengal for annual payment of 3,000. This led the English to establish Calcutta in 1690, which they fortified in 1696. They was followed by grant of zamindari rights in 3 villages of Kolkata, Sutanuti and Govindapur. Up the rise of British started in Bengal when from the early 18th century onwards. The rise of British started in Bengal when from the जो ब्रिटिशर्स का उद्गम था बंगाल में, वो स्टार्ट हुआ अर्ली 18th सेंचुरी से। द ट्रेड ऑफ बंगाल हैड ग्रोन वेरी प्रॉफिटेबल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो बंगाल से ट्रेड था वो उनका काफ़ी लाभदारी था, यानी कि इनको काफ़ी प्रॉफिट होता था। 1690 औरंगजेब फरमान हैड ग्रांटेड द इंग्लिश द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3,000, और 1690 के लास्ट में औरंगजेब ने एक फरमान जाहिर किया, जिससे कि उनको साल भर का ट्रेड का केवल 3,000 रुपीज़ पेमेंट देनी पड़ती थी, जो कि उस टाइम के और उनके ट्रेड को देखते हुए बहुत ही कम थी। दिस लेड द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश कलकत्ता इन 1690, विच दे फोर्टिफाइड इन 1696। स्टूडेंट्स, हम लोग आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक कवर करते हैं, और इस पैराग्राफ को हम लोग अगली वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।